अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं एहसान और आज हमारे पास टॉपिक ऑफ डिस्कशन है रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ठीक है, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पिछले लेक्चर में लेक्चर नंबर 2 में हमने क्या डिस्कस किया था कि ये एक इन विवो मेथड है, इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म अकर होने वाला मेथड है और पार्ट किसका है, जीन क्लोनिंग का। सो इट्स मीन कि हमने जीन को क्लोन करना है, जीन की कापियां बनानी है। अब कैसे बनानी है वो हम रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में सीखेंगे। सबसे पहले ये जो रिकम्बिनेंट है यहीं से हम थोड़ा बहुत अंदाजा लगाएंगे कि व्हाट इज रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो व्हाट इज रिकम्बिनेशन? एक होती है कॉम्बिनेशन, एक होती है कॉम्बिनेशन, मतलब कोई दो चीजें आपस में जुड़ जाएं, दैट इज कॉम्बिनेशन। जैसे ये दो अगर आपस में जुड़ जाती हैं तो दैट इज कंबाइंड। ठीक है, कंबाइन का मतलब दो चीजें जुड़ना। अब क्या है यहाँ पे रिकम्बिनेंट? रिकम्बिनेंट का मतलब क्या होता है? दोबारा जुड़ना। क्या होना? दोबारा जुड़ना। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले कोई चीजें जुड़ी हुई थी, उनके साथ हमने छेड़खानी की, मतलब इसको पहले खोला, इसको क्या किया, पहले खोल दिया, अलग किया, कट किया और उसके बाद दोबारा उसको चाहे आपस में जोड़ दिया या एक दूसरे के साथ जोड़ दिया, लेकिन दोबारा उसको जोड़ दिया तो वो हमारे पास क्या हुई, रिकम्बिनेशन। किसी चीज को दोबारा जोड़ देना। तो यहां पर क्या है, रिकम्बिनेंट। रिकम्बिनेंट का मतलब क्या होगा कि यहां पे कोई चीजें जो है वो टूटेंगी और दोबारा जुड़ेंगी। सिंपली जो काम है, टूटेंगी और दोबारा जुड़ेंगी। सो रिकम्बिनेंट डीएनए, रिकम्बिनेंट डीएनए का मतलब क्या है कि डीएनए जो है वो पहले कहीं जुड़ा होगा, फिर उसको हम वहां से उतार देंगे और उसको कहीं और जोड़ देंगे, तो दैट इज रिकम्बिनेंट डीएनए। तो रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का मतलब क्या हुआ कि इसमें हमने डीएनए के साथ थोड़ी छेड़खानी करनी है। वो पहले कहीं और होगा, उसको उठा के हमने कहीं और पे जोड़ देना है, दैट इज रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। थोड़ा सा हम इसको साइंटिफिक वे में समझने की कोशिश करते हैं। अभी मैं कंसीडर करता हूं कि ये एक बंदा है। क्या है? ये एक बंदा है और इस बंदे के न्यूक्लियस में जाके क्या है, न्यूक्लियस में क्या होता है, बेसिकली हमारे पास डीएनए होता है। क्या होता है? डीएनए। सिंपल क्या है हमारे पास, डीएनए। ये 5 प्राइम है, ये 3 प्राइम है, ये 3 प्राइम है, ये 5 प्राइम। और ये जो डीएनए है, अब इसमें बहुत सारे जीन्स होंगे और इनमें से कोई एक जीन जो है, या मैं ये जो थोड़ा डीएनए का पार्ट है, क्या है, ये जो थोड़ा सा डीएनए का पार्ट है, इसको मैं रेड कर देता हूं। इसको मैं क्या कर देता हूं, रेड कर देता हूं, ताकि इजी समझ आ जाए कि ये डीएनए का कुछ पार्ट है, ये रेड में। इसको मैं चाहता हूं कि ये डीएनए का पार्ट एक और ऑर्गेनिज्म, मिसाल के तौर पर बैक्टीरिया है, उसके डीएनए के साथ जोड़ दूं। ये उसका डीएनए है। मैं क्या चाहता हूं कि ये इंसान से ये जो डीएनए का पार्ट या कोई जीन, ये मैं यहां से कट करूं। ये मैं क्या करूं, यहां से कट करूं और ये जीन उठा के मैं इस बैक्टीरिया के जीन के साथ या इस बैक्टीरिया में इसको इंसर्ट कर दूं। चाहे वो इस जीन के साथ एक्टिव कर दूं या जो इसके अंदर प्लाज्मिड होते हैं उसके साथ उनको जोड़ दूं। जैसे यहाँ पे इस बैक्टीरिया के अंदर प्लाज्मिड भी होते हैं, तो उस प्लाज्मिड के साथ उठा के मैंने वो जीन जोड़ दिया। तो यहां पे जुड़ा हुआ था, कंबाइंड था डीएनए। उस डीएनए को मैंने उठाया, उस डीएनए को मैंने क्या किया, उठाया, कट किया और उसको उठा के इस प्लाज्मिड के डीएनए के साथ, इस बैक्टीरिया के डीएनए के साथ दोबारा से रिकंबाइन कर दिया। दोबारा से क्या कर दिया, रिकंबाइन कर दिया। तो दैट इज रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। कि मैंने एक ऑर्गेनिज्म से कोई डीएनए का सेगमेंट, कोई जीन, कोई डीएनए का टुकड़ा उठाया और उस टुकड़े को उठा के किसी और ऑर्गेनिज्म के डीएनए में शामिल कर दिया। तो ये हमारे पास क्या, कौन सी टेक्नोलॉजी हुई, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। सिंपल जो लफ्जों में है वो ये हमारे पास रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है। तो होप सो कि ये एग्जांपल थोड़ी बहुत जहन में होगी कि ये हमारे पास डीएनए है, इसको उठा के हमने किसी और ऑर्गेनिज्म में डालना है, तो फ्री में तो ये जाएगा नहीं, तो इसके लिए गाड़ी चाहिए होती है, एक व्हीकल चाहिए होती है। उस व्हीकल में, उस गाड़ी में बिठा के हम इस डीएनए को लेकर जाएंगे और एक दूसरे ऑर्गेनिज्म में इंट्रोड्यूस कर देंगे और उसके बाद उसके रिजल्ट्स देखेंगे। तो ये हमारे पास हो गई सिंपल डीएनए, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी।
अब ये जो रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है, इसको हम इस लेक्चर को दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे? दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एक हमारे पास क्या है कि ये जो रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है, जो बुक में है, जो आगे हम प्रॉपरली जो लेबोरेटरी वगैरह में यूज होती है, तो हमने दो पार्ट्स में डिवाइड करना है। पहले ये समझना है कि जो रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है, इसके कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, इसके कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, या फिर टूल्स कौन कौन से हैं। कंपोनेंट्स ऑफ या टूल्स ऑफ रिकम्बिनेंट, इसको मैं एक शॉर्ट लिख रहा हूं, आरडीएनए यानी रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। पहला पार्ट, पहले हमने ये समझना है कि इस टेक्नोलॉजी के अंदर कौन कौन सी चीजें शामिल होती हैं, कौन कौन सी डिवाइसेस, कौन कौन से कंपोनेंट्स, कौन कौन से टूल्स यूज होते हैं। और दूसरे जो हमारे पास लेक्चर का पार्ट होगा, दैट इज मैकेनिज्म ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। दूसरा क्या है हमारे पास? मैकेनिज्म ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। आगे समझ? पहले पार्ट में हमने देखना है कि इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स है, कौन कौन से पार्ट्स हैं, कौन कौन सी चीजें हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट होंगी, जो कि टूल्स हम इस टेक्नोलॉजी में यूज करेंगे, जो डिवाइसेस हम इस टेक्नोलॉजी में यूज करेंगे। फिर दूसरा यह है कि ये जो टेक्नोलॉजी है, वो उन डिवाइसेस को हम कहां पे, कब, कैसे यूज करेंगे, वहां पे कब, कैसे यूज करेंगे। तो ये हमारे पास होगी मैकेनिज्म ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। मिसाल के तौर पर मैं एक आम सी मिसाल देता हूं कि हम किसी कमरे में बैठे हैं, वहां पे बिजली नहीं है, और हम चाहते हैं कि इस कमरे में बिजली आ जाए, इलेक्ट्रिसिटी आ जाए। तो उस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए हमें दो काम करने पड़ेंगे। पहले तो ये देखना है कि बिजली लाने के लिए हमें कौन कौन से कंपोनेंट्स चाहिए होते हैं। अब कौन कौन से कंपोनेंट्स चाहिए होते हैं? सबसे पहले हमारे पास एक सोर्स हो जहां पे ऑलरेडी बिजली हो, ताकि हमें पता हो कि यहां से हम बिजली लाएंगे। दूसरा कंपोनेंट क्या है कि हमारे पास तारें होनी चाहिए, वायर्स होनी चाहिए जिसमें हम बिजली को लाएंगे। फिर यह है कि हमारे पास टेप होनी चाहिए कि जहां पर हमने जोड़ लगाना है वहां पे उसके टेप लपेट दें। प्लास होना चाहिए, हमारे पास स्क्रू ड्राइवर होना चाहिए। ये हमारे पास सारे क्या है? कंपोनेंट्स हैं। इस तरीके से हमारे पास अगर हम फैन लगाना चाहते हैं तो हमारे पास फैन होना चाहिए, हमारे पास अगर बल्ब है तो बल्ब होना चाहिए, बल्ब का होल्डर होना चाहिए। अब ये सारे क्या है? बिजली लाने के लिए कंपोनेंट्स हैं जो कि यूज होंगे, जो क्या होंगे? यूज होंगे। लेकिन ये कंपोनेंट्स यूज कैसे होंगे? जैसे अगर तारे हैं तो तारे कहां पे लगेंगी, कैसे यूज होंगी? अगर स्क्रू ड्राइवर्स हैं तो स्क्रू ड्राइवर्स कहां पे यूज होंगे, वो कैसे यूज होंगे? अगर टेप है तो टेप कहां पे यूज होगी? होल्डर कहां पे लगेगा? बल्ब कौन सा यूज होगा, कैसे यूज होगा? फैन कहां पे कमरे में लगेगा? और बाकी सारी चीजें हैं वो कहां पे कैसे लगेंगी? दैट इज मैकेनिज्म। क्या क्या चीजें लगेंगी? दैट इज कंपोनेंट्स के ये चीजें लगेंगी। अब वो कैसे लगेंगी? वो हमारे पास मैकेनिज्म है। तो इसी तरीके से डीएनए का जो टेक्नोलॉजी है, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, उसमें पहले पार्ट में हम ये देखेंगे कि कौन से कंपोनेंट्स इस टेक्नोलॉजी में इन्वॉल्व होते हैं, कौन से टूल्स इन्वॉल्व होते हैं। फिर उसके बाद देखेंगे कि वो टूल्स किस लेवल में, किस तरीके से वहां पे रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में यूज होंगे। तो होप सो कि ये बात जो है वो अंडरस्टैंड हो गई कि कंपोनेंट्स में हम क्या पढ़ेंगे और फिर मैकेनिज्म में हम क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आज के लेक्चर में हमने देखना है कंपोनेंट्स ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। कंपोनेंट्स ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, इसको मैं यहां पे साथ लिख लेता हूं, कंपोनेंट्स या फिर टूल्स ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो उसमें सबसे पहले, अब रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या है कि हमने एक ऑर्गेनिज्म से डीएनए उठाना है, जीन उठाना है, और दूसरे डीएनए या दूसरे जो हमारे पास ऑर्गेनिज्म है उसके डीएनए में उसको डालना है। दैट इज रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो सबसे पहले जो चीज हमारे पास होनी चाहिए वो हमारे पास होना चाहिए जीन ऑफ इंटरेस्ट। जीन ऑफ इंटरेस्ट, अभी हम समझेंगे कि व्हाट इज जीन ऑफ इंटरेस्ट। जीन ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है कि सिलेक्शन ऑफ डीएनए, कौन सा जीन हमने उठा के कॉपी करवाना है। क्लोनिंग है ना, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इज अ क्लोनिंग मेथड।
तो हमने पहले ये सेलेक्ट करना है कि कौन सा जीन उसमें से उठाना है, जो सूटेबल जीन है, जो इंटरेस्टेड जीन है, मतलब ऐसा जीन जिसमें हम इंटरेस्ट ले रहे हैं, हम उसमें अपनी दिलचस्पी ले रहे हैं, जिस जीन को हम क्लोन करवाना चाहते हैं, उस जीन को हम कहेंगे जीन ऑफ इंटरेस्ट। जैसे हमारे पास, मैं इंसान की मिसाल ले लेता हूँ, बहुत सारे उसमें मतलब बहुत बड़ा सा जीन है और उसमें बहुत सारे मतलब एक बहुत बड़ा डीएनए है और उसमें बहुत सारे जीन्स हैं। उसमें क्या है, बहुत सारे जीन्स हैं इस तरीके से। फिर इसको मैं ब्लैक कर लेता हूं, यहां पे मैं 4 बना लेता हूं, लेकिन वैसे बहुत सारे। तो अब ये बहुत बड़ा डीएनए है और इस डीएनए में से मैंने सेलेक्ट करना है कि कौन सा जीन मैंने कॉपी करवाना है, कौन सा जीन है मैंने कॉपी करवाना है। बिलफर्ज ये जीन 1 है, ये जीन 2 है, ये जीन 3 है, ये जीन 4 है, और मैं चाहता हूं कि ये जो जीन 2 है, कौन से वाला, ये जो जीन 2 है इस ऑर्गेनिज्म में, ये ह्यूमन के अंदर है, एक इंसान के अंदर हमारे पास ये एक जीन है, मतलब एक क्रोमोसोम्स है, डीएनए, उसके अंदर मुख्तलिफ सारे जीन्स हैं। और मैं मिसाल के तौर पर ये चाहता हूं कि ये जो हमारे पास जीन 2 है इसको मैं क्लोन करना चाहता हूं। ये मेरे पर्पस का है, जीन ऑफ पर्पस, ये मेरे पास जीन ऑफ इंटरेस्ट है। मैं इस जीन 2 को क्लोन करना चाहता हूं, इस जीन 2 को मैं उठा के किसी और ऑर्गेनिज्म में डालूंगा। तो ये जो जीन है मेरा, ये क्या होगा, ये जो जीन 2 होगा ये हमारे पास होगा जीन ऑफ इंटरेस्ट, वो वाला डीएनए का सेगमेंट, वो वाला जीन जिसको हम इंसर्ट करना चाहते हो एक और ऑर्गेनिज्म में, जिसको हम कॉपी करना चाहते हो, वो हमारे पास होता है जीन ऑफ इंटरेस्ट। वो क्या होगा, जीन ऑफ इंटरेस्ट, या इसका एक और नाम है इंसर्ट डीएनए। अगर कहीं पर आ गया तो कंफ्यूज नहीं होना, इंसर्ट डीएनए भी हमारे पास जीन ऑफ इंटरेस्ट को ही बोलते हैं, या फिर जीन डीएनए ऑफ इंटरेस्ट, वो भी हमारे पास यही चीज होगी। तो इंसर्ट डीएनए या जीन ऑफ इंटरेस्ट बात एक ही है। कौन से वाला जीन होगा, वो वाला जीन जिसको हम रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू क्लोन करना चाहते हो, जो हमारे पर्पस, जिससे हमने अपना मकसद लेना हो, तो वो हमारे पास जीन ऑफ इंटरेस्ट कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा, जीन ऑफ इंटरेस्ट। अब बात यहां पे सिंपल नहीं रह जाती, अब ये जीन ऑफ इंटरेस्ट है, ये एक और डीएनए में, ये ह्यूमन के डीएनए में है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, मुझे ये जीन ऑफ इंटरेस्ट चाहिए, ये जीन ऑफ इंटरेस्ट, इसका सीक्वेंस मुझे चाहिए। तो वो सीक्वेंस मैं कैसे बना सकता हूं, ये सीक्वेंस, या मैं जीन ऑफ इंटरेस्ट को कैसे ऑब्टेन कर सकता हूं, कैसे हासिल कर सकता हूं, उसके हमारे पास तीन मेथड्स हैं। जीन ऑफ इंटरेस्ट को ऑब्टेन करने के कितने मेथड्स हैं, 3, यहां पे मैं लिख लेता हूं। जीन ऑफ इंटरेस्ट को ऑब्टेन करने के कितने मेथड्स हैं, 3 तरीकों से मैं जीन ऑफ इंटरेस्ट ऑब्टेन कर सकता हूं, या जीन ऑफ इंटरेस्ट अपने लिए बना सकता हूं। एक वो तरीका जो आर्टिफिशियल होता है, पहला क्या है हमारे पास, आर्टिफिशियल मेथड। आर्टिफिशियल मेथड का मतलब क्या होगा कि मैं ये जो जीन है उसको किसी मशीन में इन विट्रो बनाऊंगा, उसको लेबोरेटरी में बनाऊंगा। पहला हमारे पास आर्टिफिशियल मेथड है। आर्टिफिशियल मेथड में सिंपली क्या होता है कि हमारे पास एक जीन है, उसका याद रखना है, आर्टिफिशियल मेथड से हम जीन ऑफ इंटरेस्ट तब ही बना सकते हैं जब हमें उस जीन का सीक्वेंस पता हो। उस जीन का क्या हमें पता हो, सीक्वेंस पता हो। हमें पता हो कि इस जीन में पहले हमारे पास ए आता है, फिर जी यू आता है, फिर जी आता है, फिर जी आता है, फिर सी आता है, फिर ए आता है, फिर टी आता है, उसके बाद फिर टी आता है, यू जी ए। इस तरह हमारे पास एक सीक्वेंस है जो हमें ऑलरेडी पता है, जो हमें क्या है, ऑलरेडी पता है। तो जब हमें ये सीक्वेंस जीन ऑफ इंटरेस्ट का ऑलरेडी पता होगा तो क्या है कि हमने इसी के मुताबिक, मतलब जो डीएनटीपीज हैं, जो हमारे पास न्यूक्लियोटाइड्स हैं, उसको हम एक मशीन में डाल देंगे। उस मशीन को बोलते हैं, बिलफर्ज ये एक मशीन है, इस मशीन को बोलते हैं डीएनए सिंथेसाइजर। डीएनए सिंथेसाइजर, हम डिटेल में नहीं जा रहे, बस ये एक मशीन है जिसमें हम डीएनटीपीज डालेंगे। क्या डालेंगे, डीएनटीपीज। ये हमारे पास डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स हैं हमारे पास, जो कि ये चीजें, कोई एडेनिन डीएटीपी डाल देंगे, कुछ हमारे पास एयूजी कहां से आ गया, जीन ऑफ इंटरेस्ट में यहाँ पे टी होना चाहिए, ठीक है, यू
आरएनए के केस में। तो डीएनटीपी में क्या हमारे पास डीएटीपी आ सकता है, डीसीटीपी आ सकता है, डीटीटीपी आ सकता है और डीजीटीपी आ सकता है। अब ये सारे क्या है, रॉ मटेरियल है, ये हमारे पास न्यूक्लियोटाइड्स है जिसको हम सिंथेसाइजर मशीन में डाल देंगे और फिर ये सीक्वेंस उसको कोड कर देंगे कि इन डीटीपीज को इस सीक्वेंस में आपस में जोड़ दो। तो क्या है कि ये डीएनए सिंथेसाइजर मशीन जो है वो यही सीक्वेंस जो है इन डीएनटीपीज को यूज करके वो वाला सीक्वेंस हमें बनाकर दे देगा। ATGGCATTU, फिर यहां पे U लिखा हुआ यार, इसको भी T कर देते हैं, तो ये T फिर G फिर A। अब क्या है, मुझे उस जीन का सीक्वेंस पता था तो मैंने बजाय उस ऑर्गेनिज्म को छेड़ने के डीएनए सिंथेसाइजर के जरिए ये जीन अपने लिए बना लिया। ये जीन क्या कर लिया, अपने लिए बना ली। तो एक मेथड क्या है जीन ऑफ इंटरेस्ट ऑब्टेन करने का, कि अगर उसका सीक्वेंस पता हो तो उसको हम डीएनए सिंथेसाइजर मशीन जो है उसमें डालकर कुछ ही घंटों में अपने लिए बना लेंगे एक जीन ऑफ इंटरेस्ट। एक तो ये तरीका हुआ। दूसरा क्या है, दूसरा तरीका जो कि काफी इंपॉर्टेंट है और जो बड़े बड़े ऑर्गेनिज्म है जैसे कि इंसान वगैरह है या जो काव्स हैं, एनिमल्स हैं, इस तरह के जो बड़े और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है, तो इनके डीएनए में असल में इंट्रॉन्स होते हैं। जबकि जो जीन हम इस्तेमाल करना चाहते हैं, क्योंकि जीन हम क्यों इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, उससे हमने प्रोटीन बनवानी है और प्रोटीन बनाने के लिए इंट्रॉन्स यूज नहीं होते, ज्यादा कॉम्प्लेक्स में नहीं जा रहे। अगर कॉम्प्लेक्स में जाना हुआ तो जब हम एडवांस लेवल पे टेक्नोलॉजी को शुरू करेंगे तो उसमें डिस्कस कर लेंगे। लेकिन दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड ये है कि हमें ये जीन का सीक्वेंस तो नहीं पता, हमें ये जीन का सीक्वेंस तो नहीं पता, मतलब जिस जीन में हम इंटरेस्टेड है उसका सीक्वेंस हमें नहीं पता, लेकिन हमें उस जीन से जो प्रोटीन बनती है उसका सीक्वेंस पता है। उस जीन से जो प्रोटीन बनती है उसका सीक्वेंस हमें पता है। बिलफाज एक प्रोटीन है जिसमें मैथ्यूनिन है, आर्जिनिन है, लाइसीन है, फिर उसके बाद क्या है, प्रोलीन है, उसके बाद वेलिन है, और इस तरीके से हमें वो जो प्रोटीन बनता है उस प्रोटीन क्या हमारे पास क्या है, उस प्रोटीन का हमें सीक्वेंस पता है। तो जब इस प्रोटीन का सीक्वेंस पता है तो इससे हम क्या है, इसको रिवर्स लेकर चले जाएंगे। इस प्रोटीन सीक्वेंस से हम मैसेंजर आरएनए सीक्वेंस बनाएंगे और उससे हमारे पास ये चीज बन सकती है। लेकिन ये जो दूसरा मेथड है उसमें ये क्या है कि हमें बिलफर्ज मैसेंजर आरएनए से एक जीन ऑफ इंटरेस्ट बनाना चाहते हैं। किससे, हमारे पास जीन ऑफ इंटरेस्ट हो जो डीएनए के अंदर से ऑब्टेन करना मुश्किल है, लेकिन हमारे लिए सेल के अंदर से उसी जीन से निकला गया, मतलब ये जीन है, इसकी ट्रांसक्रिप्शन हुई तो उससे हमारे पास क्या बना, मैसेंजर आरएनए। उससे क्या बना, मैसेंजर आरएनए। तो अब इस मैसेंजर आरएनए को हमने ऑब्टेन किया। अब ये मैसेंजर आरएनए हम चाहते हैं कि इस मैसेंजर आरएनए से हम जीन ऑफ इंटरेस्ट बनाएं। तो ये तो आरएनए है, जीन हमारे पास डीएनए की फॉर्म में होना चाहिए। तो इस मैसेंजर आरएनए मतलब आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट करवाना होता है, आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट करवाना होता है। अब जरा सोचो, क्योंकि ये तो प्रैक्टिकल बायोलॉजी है, जरा सोचो कि बायोलॉजी के किस कॉन्सेप्ट में ये चीज तुम लोगों ने पढ़ी हुई है, बायोलॉजी के किस कॉन्सेप्ट में आरएनए से डीएनए बन रहा था, आरएनए से डीएनए बन रहा था। तो जरा सोचो, वायरसेस वाला जो चैप्टर था उसमें हमने एंजाइम पढ़ा था जिसको हम बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। एचआईवी वाला जो लाइफ साइकिल है वो याद आ रहा होगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम क्या कर रहा था, क्योंकि एचआईवी आरएनए वायरस था तो और उसको इंटीग्रेट होना था हमारे डीएनए में, हमारा तो डीएनए है, तो उसने अपना आरएनए डीएनए में कन्वर्ट करना था। उसके लिए वो कौन सा एंजाइम यूज करता था, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। और इस रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के थ्रू क्या होता था, हमारे पास आरएनए जो है वो एक डीएनए में कन्वर्ट होता था जिसको हम बोलते थे कंप्लीमेंट्री डीएनए, कंप्लीमेंट्री डीएनए या फिर सी डीएनए, कंप्लीमेंट्री डीएनए या फिर सी डीएनए। तो अब यहां पर इस जीन से मैसेंजर आरएनए अगर हमारे पास मिल जाए और इसी मैसेंजर आरएनए पर हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम डाल दे तो क्या होगा, ये मैसेंजर आरएनए कन्वर्ट हो जाएगा कंप्लीमेंट्री डीएनए में। फिर जब ये कंप्लीमेंट्री डीएनए इसकी दोबारा ट्रांसक्रिप्शन होगी तो दोबारा वही मैसेंजर आरएनए बनेगा और उसी मैसेंजर आरएनए से वो हमारे पास प्रोटीन बन जाएगा। तो दूसरा मेथड क्या है, हमारे पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम का यूज करना।
दूसरा मेथड क्या है, कंप्लीमेंट्री डीएनए बना। अब जब बड़े जो ऑर्गेनिजम्स हैं उसमें ये जो जीन है, जैसे हमारे जीन्स हैं, उसके अंदर जो जीन है, ये जीन हमारे पास है, इसके अंदर इंट्रॉन्स भी हैं, एक्सॉन्स भी हैं। इंट्रॉन्स जो है वो किसी प्रोटीन को कोड नहीं करते, वो किसी अमीनो एसिड को कोड नहीं करते, एक्सॉन्स करते हैं। तो क्या है कि अगर हम ये जीन ऑफ इंटरेस्ट ऑब्टेन कर लें तो उसमें तो इंट्रॉन्स भी होंगे, क्या होंगे, तो जीन भी लंबा होगा और उसमें इंफॉर्मेशन होगी लेकिन बिखरी हुई। तो क्या है कि जब ये हमारे पास जीन ऑफ इंटरेस्ट मैसेंजर आरएनए बनाएगा तो मैसेंजर आरएनए हमें पता है कि मॉडिफिकेशन के बाद उसमें इंट्रॉन्स निकल जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक्सॉन्स रह जाते हैं। तो फिर जब इस मैसेंजर आरएनए से कंप्लीमेंट्री डीएनए बनाएंगे तो उसमें कोई इंट्रॉन नहीं होंगे और ये कंप्लीमेंट्री डीएनए हमारे पास जीन ऑफ इंटरेस्ट बन जाएगा। जीन ऑफ क्या बन जाएगा, इंटरेस्ट बन जाएगा। तो दूसरा मेथड क्या था हमारे पास, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, क्या है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज या फिर कंप्लीमेंट्री डीएनए प्रोडक्शन, कंप्लीमेंट्री डीएनए प्रोडक्शन। तीसरे तरीके से हम कैसे हम जीन ऑफ इंटरेस्ट हासिल कर सकते हैं, वो इजी है। यहां पे हम इंसानी अगर कोई और बैक्टीरिया ले लेते हैं कि जिसका हमने एक जीन उठा के किसी और बैक्टीरिया में डालना है, या यीस्ट का कोई जीन है जिसको उठा के हमने किसी और बैक्टीरिया में डालना है, मतलब जो सिंपल से ऑर्गेनिज्म है या जो लेबोरेटरी में आजकल सबसे ज्यादा हो रहा है, तो मोस्ट कॉमन केस में वो क्या है कि सिंपल हमने एक बैक्टीरिया का हमारे पास डीएनए उठाया, उसमें से जीन ऑफ इंटरेस्ट को काटा और उसको किसी और में डाल दिया। तो डायरेक्ट मतलब उसके डीएनए से जीन ऑफ इंटरेस्ट को उठा लेना, वो हमारे पास तीसरा तरीका है कि डायरेक्ट ऑब्टेन फ्रॉम डीएनए ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो 3 तरीकों से हमारे पास जीन ऑफ इंटरेस्ट हासिल हो सकता है। जीन ऑफ इंटरेस्ट क्या है, वो वाला जीन जिसको हमने क्या करना हो, जिसको हमने क्लोन करवाना हो। हासिल 3 तरीकों से कर सकते हैं, आर्टिफिशियल मेथड से जिसमें डीएनए सिंथेसाइजर मशीन लगा होगा, उसके बाद कंप्लीमेंट्री डीएनए से जिसमें हमने रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम यूज करना है, और तीसरा हम उसको डायरेक्ट ऑर्गेनिज्म के डीएनए से कट कर लें। तो ये हमारे पास इन 3 तरीकों से जीन ऑफ इंटरेस्ट ऑब्टेन हो सकता है। अब अगली जो बात है जो और ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जीन ऑफ इंटरेस्ट तो हमें पता चल गया है कि वो क्या भला है। अब सबसे इंपॉर्टेंट अगर डीएनए टेक्नोलॉजी में कोई चीज है तो वो अभी हम पढ़ने वाले हैं कि जीन ऑफ जो डीएनए टेक्नोलॉजी है उसमें चाहे यहां से कट करना हो, चाहे जो हमारे पास होस्ट ऑर्गेनिज्म है उसमें भी इसको इंटर करवाने के लिए कटिंग की जाती है, कैंचियां यूज होंगी। चाहे इस डीएनए से हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट को काटना हो, चाहे यहां से काटना हो, कहीं से भी काटना हो, तो उस कटिंग के लिए हमारे पास कैंचियां होनी चाहिए। कोई कपड़ा काटना हो, कोई रिबन काटना हो, तो रिबन तभी हम काट सकते हैं जब हमारे पास काटने के लिए कोई मशीन, कोई चीज अवेलेबल हो, कोई टूल अवेलेबल हो। इसी तरीके से यहाँ पर ये जो डीएनए है उसमें से जीन ऑफ इंटरेस्ट को ऑब्टेन करने के लिए, ये आगे हम देखेंगे वेक्टर्स, उसके लिए भी जगह बनानी पड़ती है। तो जो काटने के काम होता है उसके लिए हमें मॉलिक्यूलर लेवल पे, छोटे लेवल पे, डीएनए के लेवल पे कैंचियों की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है, कैंचियों की जरूरत पड़ती है। तो अगला जो टूल है, पहला तो हमारे पास जीन ऑफ इंटरेस्ट होना चाहिए कि हम कौन से जीन को काटने जा रहे हैं। फिर दूसरा है कि किस तरीके से काटने जा रहे हैं, हमारे पास कैंचियां कौन कौन सी हैं, कि इसको हम बोलेंगे जो दूसरा टूल है दैट इज मॉलिक्यूलर सीजर्स, दैट इज मॉलिक्यूलर सीजर्स। मॉलिक्यूलर कैंचियां हमारे पास होनी चाहिए, या इसको बायोलॉजी की प्रॉपर टर्म में हम बोलेंगे रिस्ट्रिक्शन, क्या है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसिस, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसिस। समझ आ गई। तो दूसरी चीज जो हम समझने जा रहे हैं, जो दूसरा टूल है जिसको हमने देखना है, वो ये है कि हमारे पास मॉलिक्यूलर कैंचियां हों, हमारे पास कुछ ऐसे टूल्स हों जिसकी वजह साथ हम किसको काट सकें, जिसके साथ हम डीएनए को काट सकें। अब यहां पे अगर हम गौर करें तो आखिर में क्या आ रहा है, एज आ रहा है, तो इट्स मीन कि यहां पे जो मॉलिक्यूलर सीजर्स हैं वो स्पेसिफिक काइंड ऑफ एंजाइम्स हैं। कुछ ऐसे एंजाइम्स हैं जो डीएनए को कट करते हैं, डीएनए को क्या करते हैं, कट करते हैं, उनको न्यूक्लियेसिस एंजाइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियेसिस एंजाइम। अब ये बिलफर्ज डीएनए है, ए टी टी जी सी सी टी ए टी जी जी,
ये एक डीएनए है, इसका कंप्लीमेंट्री हम बना लेते हैं, तो टी ए ए सी जी जी, उसके बाद ए, फिर टी, फिर ए, फिर सी, फिर सी। ये हमारे पास एक डीएनए है और इस डीएनए को हम चॉप अप करना चाह रहे हैं, इस डीएनए को हम काटना चाह रहे हैं, तो उसके लिए न्यूक्लियेजेस एंजाइम्स यूज करेंगे। लेकिन न्यूक्लियेजेस एंजाइम जो है वो दो टाइप्स के आपको मिलेंगे। कितने टाइप्स के मिलेंगे? दो टाइप्स के मिलेंगे। कुछ एंजाइम्स ऐसे होंगे जो कि टर्मिनल से काटेंगे, यहां से काट देंगे, फिर इसको काटेंगे, फिर इसको काटेंगे, या यहां से काट देंगे, फिर यहां से काट देंगे, फिर यहां से काट देंगे। ये जो एंजाइम है जो कोनों से, जो एंड से हमारे पास डीएनए को काटना शुरू करते हैं, उसको बोलते हैं एक्सोन्यूक्लियेजेस। उसको क्या बोलते हैं? एक्सोन्यूक्लियेजेस। यहां पर जो है वो एंडोन्यूक्लियेजेस हैं। एंडोन्यूक्लियेजेस क्या होंगे? ऐसे एंजाइम्स जो डीएनए को बीच में से काटेंगे। मतलब ये बहुत बड़ा डीएनए का स्ट्रैंड है, तो ये जो एंडोन्यूक्लियेजेस है वो इन कोनों से नहीं काटेंगे, वो आके यहां से काट देंगे, आके यहां से काट देंगे, आके यहां से काट देंगे। तो क्या है, डीएनए की ये एक स्ट्रैंड बन जाएगा, एक हमारे पास ये हो जाएगा, एक हमारे पास ये हो जाएगा। डीएनए को मुख्तलिफ जगहों से बीच में काट दिए। तो ये ऐसे एंजाइम जो कि डीएनए को बीच में से काटते हैं, कोनों से नहीं काटते, उनको बोलते हैं एंडोन्यूक्लियेजेस। उनको क्या बोलते हैं? एंडोन्यूक्लियेजेस। तो यहां पर जो एंजाइम्स होंगे वो हमारे पास डीएनए को कहां से काटेंगे? दरमियान से काटेंगे, उस जगह से काटेंगे जहां हमें चाहिए होते हैं। जहां हमें क्या होनी चाहिए? चाहिए होते हैं, तो वो हमारे पास वहां से एंजाइम्स को काटेंगे, उसको बोलते हैं एंडोन्यूक्लियेजेस। अब ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स या फिर रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस क्यों बोलते हैं? कि सिंपली हमारे पास ये बेसिकली क्या है कि हमें बायोलॉजी के कॉन्सेप्ट्स को अपने फायदे के लिए यूज करना। तो हमारे पास जो बैक्टीरिया होते हैं, खास तौर पर क्या होता है, हमारे पास जो बैक्टीरिया होते हैं, इन बैक्टीरिया के डीएनए में कुछ ऐसा सीक्वेंस होता है, जब वो ट्रांसलेट होता है तो उससे हमारे पास एंजाइम्स बनते हैं। क्या बनते हैं? एंजाइम्स। कौन से वाले एंजाइम्स? हमारे पास एंडोन्यूक्लियेजेस एंजाइम्स बनते हैं। और ये एंजाइम्स क्या करते हैं कि जब हमारे पास कोई फेज वायरस, जो फेज हमारे पास वायरस होता है, जब वो इन पे अटैक करता है, इन पे अटैक करता है, तो हमारे पास सिंपली क्या है, फेज क्या करता है हमारे पास कि वो अपना जो डीएनए वगैरह है उस बैक्टीरिया के अंदर इंसर्ट कर देता है। फिर ये डीएनए जो है, वायरस का जो डीएनए है, वो हमारे पास बैक्टीरिया के डीएनए को क्या करता है? काबू कर लेता है और इस तरीके से पूरे बैक्टीरिया को खराब कर देता है। लेकिन क्या है कि ये जो बैक्टीरिया होते हैं, इनके अंदर डिफेंस मैकेनिज्म होता है। सिंपली क्या है, इस वायरस को डिफीट करने के लिए हमारे पास बैक्टीरिया के अंदर डिफेंस मैकेनिज्म होता है। ये बैक्टीरिया एंजाइम्स रिलीज करते हैं, एंडोन्यूक्लियेजेस। क्या रिलीज करते हैं? एंडोन्यूक्लियेजेस। और ये एंडोन्यूक्लियेजेस जाके ये जो वायरस का डीएनए है इसको काट देते हैं। इसको क्या कर देते हैं? काट देते हैं, चॉप अप कर देते हैं, रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। वायरस को क्या कर देते हैं? रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, उसको रोक देते हैं अपना काम करने से, उसको काट देते हैं। तो इसकी वजह से इन एंजाइम्स को बोलते हैं रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस। अब ये नेचर में होने वाला एक फिनोमिना है कि बैक्टीरिया होते हैं, उसके अंदर एंजाइम्स होते हैं, खास तौर पर जिसको हम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस बोलते हैं। ये रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस जब कोई वायरस अपना डीएनए इंटर करता है, तो उस वायरस को जाके, उस वायरस के डीएनए को जाके काट देता है, और इस तरीके से बैक्टीरिया जो है वो अपना डिफेंस कर लेते हैं, अपने आप को वायरस से बचा लेते हैं। तो इसकी वजह से उसको रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस बोलते हैं। साइंटिस्ट ने क्या किया, ये जो खूबी है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस की कि यार ये एंजाइम तो डीएनए को काट रहे हैं, तो क्यों ना इन एंजाइम्स को हम अपने फायदे के लिए यूज करें। क्योंकि हमने भी क्या करना है, हमने भी जीन ऑफ इंटरेस्ट को ऑब्टेन करने के लिए डीएनए को काटना है। किसको काटना है? डीएनए को काटना है। तो तकरीबन 1970 में, कब? 1970 में पहला रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो है वो डिस्कवर हुआ था, और उसके बाद कई रिस्ट्रिक्शन जो एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स हैं वो डिस्कवर होते चले गए। तो इस तरीके से रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस जो है, ऐसे एंजाइम्स जो डीएनए को बीच में से काट देते हैं, उसको बोलते हैं रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस एंजाइम। आपको पता होना चाहिए कि जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की एक्टिविटी है वो बैक्टीरिया के अंदर नेचुरल होती है। ये उनका डिफेंस मैकेनिज्म है कि जब कोई वायरस वगैरह आता है तो उसके डीएनए को चॉप अप कर देते हैं, उसके डीएनए को स्पेसिफिक साइट्स पे काट देते हैं। इसकी वजह से उसको रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस बोलते हैं। और इन एंडोन्यूक्लियेजेस को हम रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में
यूज करेंगे। इन रिस्ट्रिक्शन एंड किसको एंजाइम्स को हम रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में यूज करेंगे। तो याद रखना, रिस्ट्रिक्शन जो एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स हैं, ये जो मॉलिक्यूलर सीजर्स हैं, ये एवं कहीं पे कट नहीं लगाते, ये एवं कहीं पे कट नहीं लगाते। इनको कट लगाने के लिए जो डीएनए तुम दे रहे हो, जो डीएनए को तुम लोगों ने कटवाना है, उसमें स्पेसिफिक सीक्वेंस होना चाहिए। उसमें क्या होना चाहिए? स्पेसिफिक सीक्वेंस होना चाहिए, जिसको हम बोलेंगे सीक्वेंस फॉर रिस्ट्रिक्शन, सीक्वेंस फॉर रिस्ट्रिक्शन या ओरिजिन ऑफ रिस्ट्रिक्शन या डीएनए का सीक्वेंस या कोई भी और अगर नाम होता है, तो हमारे पास सीक्वेंस ऑफ रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए। हमारा जो डीएनए है उसके अंदर ऐसा सीक्वेंस होना चाहिए जिस पे वो एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो है वो एक्ट कर सके। मैं मिसाल के तौर पर देता हूं, कई हमारे पास एंजाइम्स हैं जो कि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का काम करते हैं, जैसे कि इको R1 है। क्या हमारे पास इको R1, एशेरिका कोलाई R1 स्ट्रेन, इसका हम किसी और लेक्चर में देखेंगे इको R1 कैसे नाम दिया जाता है, इसको नेमिंग कैसे की जाती है, इसके जो एंडोन्यूक्लियस एंजाइम इससे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो मैं अभी जानबूझ के छोड़ रहा हूं। तो इको R1 है, वो हमारे पास क्या है? एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है। उस रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को कट लगाने के लिए, ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को जहां पर भी डीएनए के अंदर ये सीक्वेंस मिलता है, GAATTC, मतलब ग्वानिन, एडेनिन, एडेनिन, थाइमिन, थाइमिन, साइटोसिन, डीएनए के अंदर जहां इसको ये वाला हमारे पास सीक्वेंस मिलता है, वहां पे ये कट लगाएगा। सीक्वेंस फॉर रिस्ट्रिक्शन जो है वो जहां उसको मिलता है वहां पर उस पे कट लगाएगा। ठीक होगा? उसके बाद एक और हमारा BAMH1, उसको जब भी GGATCC मिलता है तो वहां पे वो कट लगाएगा। इसी तरह KPN1 है, वो GGTCC जहां उसको मिलता है वहां पे कट लगा सकता है। इसी तरह SMA1 है, SMA1, वो GGGCC जहां उसको मिलता है वहां पे वो कट लगाएगा। हर जगह पे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कट भी नहीं लगाएगा। तो ये जो खास किस्म की सीक्वेंस होती है, इसको सीक्वेंस ऑफ रिस्ट्रिक्शन भी बोलते हैं, या बुक में अगर कोई और नाम है तो वो इसी को बोलते हैं। होप सो कि समझ आ रही है कि हमारे पास सीक्वेंस एक खास किस्म का एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है जहां पे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आके कट लगाएगा, आके वहां से काटेगा, उसको बोलते हैं सीक्वेंस ऑफ रिस्ट्रिक्शन या ओरिजिन ऑफ रिस्ट्रिक्शन, या हमारे पास साइट ऑफ रिस्ट्रिक्शन। और क्या है हमारे पास? साइट ऑफ रिस्ट्रिक्शन, जहां पे मतलब एक जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है उसने कट लगाना होगा, उसको साइट ऑफ रिस्ट्रिक्शन बोलते हैं। अब ये जो साइट ऑफ रिस्ट्रिक्शन है, इसको थोड़ा सा हम मजीद क्या करते हैं? इलेबोरेट करते हैं। क्या करते हैं? इलेबोरेट करते हैं। मैं यहां पे एग्जांपल कंसीडर करता हूं BAMH1 का। किसका? BAMH1 का। इस चीज को समझो, जीन ऑफ इंटरेस्ट मिसाल के तौर पर ऑब्टेन करना है, तो जीन ऑफ इंटरेस्ट ये एक बहुत बड़ा एक डीएनए है। ये क्या है हमारे पास? एक बहुत बड़ा कोई किसी ऑर्गेनिज्म का डीएनए है, और उस डीएनए में हमारे पास ये सीक्वेंस है। बिलफर्ज ये 5 प्राइम है तो ये 3 प्राइम है, उसका ये 3 प्राइम है तो ये 5 प्राइम है। और इस डीएनए के अंदर हमारे पास ये वाला सीक्वेंस आगे ऐसे है, GGATCC। ठीक है, ये एक सीक्वेंस है जो कि इसके अंदर प्रेजेंट है। इसके अंदर क्या है? प्रेजेंट है। अब इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री बनेगा वो कैसे बनेगा? CCPAG और G। क्या है? हमारे पास एक बहुत बड़ा डीएनए है, उसके अंदर ये एक सीक्वेंस है जो कि पड़ा हुआ है। तो अगर मैं इस डीएनए के ऊपर एक एंजाइम है वो एक्ट करवाता हूं, वो छोड़ देता हूं, कौन से वाला? BAMH1। कौन से वाला? BAMH1। अब BAMH1 जो है वो एक रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है, वो एक मॉलिक्यूलर सीजर है। वो हमारे पास डीएनए के अंदर कट लगाएगा, लेकिन किस सीक्वेंस पे लगाएगा? उस पूरे डीएनए में देखेगा, जहां जहां उसको ये वाला सीक्वेंस मिलेगा वहां पे वो कट लगाएगा। वहां पे वो क्या लगाएगा? कट लगाएगा। लेकिन कैसे कट लगाएगा? बिलफर्ज यहां पे जब भी हमारे पास ये BAMH1 है, जहां पर भी इस सीक्वेंस के अंदर भी
अटैच होंगे वहां पे कट लगाएगा। मतलब ये एक सीक्वेंस है, इसमें ये जी जो न्यूक्लियोटाइड है वो आपस में अटैच है, तो यहाँ पे कट लगा देगा, यहाँ पे जो फास्फोडाइस्टर बॉन्ड है उसको ब्रेक कर देगा, और ये जी है तो यहाँ पर भी उसको ब्रेक कर देगा, यहां पर भी इसको क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर हम थोड़ा गौर से देखते हैं तो ये जो सीक्वेंस है कौन से वाला, जी ए टी सी और सी, और इसका जो ऑपोजिट कंप्लीमेंट्री स्टैंड में देखें तो सी टी ए जी, ये एक अलग स्टैंड है, ये एक अलग स्टैंड है, मतलब डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है ना। तो अगर हम इसको रीड करते हैं तो दैट इज जी ए टी सी सी, मतलब अगर इस साइड से हम इसको रीड करते हैं तो भी जी ए टी सी सी है। अगर हम इस साइड से रीड कर रहे हैं, इस स्टैंड को इस साइड से रीड करते हैं तो जी ए टी सी सी, इस साइड रीड करें तब भी वही सीक्वेंस है जी ए टी सी सी, इस साइड से रीड करें तब भी ये सीक्वेंस है जी ए टी सी सी। तो दोनों साइड से रीड करने पर हमें अगर सेम सीक्वेंस मिल रहा है तो इस तरह के सीक्वेंसेस को क्या बोलते हैं, इस तरह के सीक्वेंसेस को बोलते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस। इसको क्या बोलते हैं, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस। ऐसे सीक्वेंसेस डीएनए के अंदर, ऐसे सीक्वेंसेस जो कि जिस भी साइड से, चाहे लेफ्ट से रीड करो राइट से रीड करो, वो सेम सीक्वेंस हो तो उसको बोलते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस। और ये 4 से लेकर 8 न्यूक्लियोटाइड्स पर मुश्तमिल होते हैं। जैसे ये 1 2 3 4 5 6 है तो 4 वाले भी हो सकते हैं और 8 वाले भी हो सकते हैं। तो 4 से 8 न्यूक्लियोटाइड्स पर मुश्तमिल ऐसा सीक्वेंस जिसको चाहे हम लेफ्ट से रीड करें या राइट से रीड करें, वो हमारे पास सेम ही सीक्वेंस हो, एक दूसरे का रिवर्स ऑर्डर हो, तो वो हमारे पास पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस बनता है। अगर इसको यहां से जी ए टी सी सी, अगर इस तरह से, तो ये उसी का रिवर्स है, जी ए टी सी सी क्या है, उसी का रिवर्स है। यहां से रीड करें यहां से रीड करें, एक दूसरे के रिवर्स होते हैं, रिवर्स ऑर्डर में होते हैं, सेम भी होते हैं और रिवर्स ऑर्डर में भी होती है। ये बात याद रखना, सेम भी है और रिवर्स भी है। यहां से क्या है लेफ्ट में, वहां से क्या है राइट में, और है भी सेम। तो इस तरह के सीक्वेंसेस को हम बोलेंगे पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस। और ये जो साइट ऑफ रिस्ट्रिक्शन है उसके अंदर पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस का होना जरूरी है, क्योंकि हर जो हमारे पास रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है उसके लिए पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस डिफरेंट है। उस पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस के अंदर भी जो BAMH1 है वो जी के दरमियान क्या लगाएगा, कट लगाएगा। जी के दरमियान क्या लगाएगा, कट लगाएगा। तो यहां से इसको थोड़ा सा करते हैं कि बिलफर्ज यही डीएनए है, इसके अंदर BAMH1 हमने इंसर्ट कर दिया, BAMH1 उसमें डाल दिया, तो ये एंजाइम क्या करेगा, ये जो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है जब इसको ये वाला सीक्वेंस मिलेगा तो वो उसके जो 2 ग्वानिन के दरमियान फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड है, जो इनका बैकबोन है, जिसकी वजह से 2 ग्वानिन आपस में जुड़े हुए हैं, तो ये जो 2 ग्वानिन वाले न्यूक्लियोटाइड है उनका फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड जो है वो ब्रेक कर देगा, और यहां से ये डीएनए का स्ट्रैंड कट जाएगा और यहां से ये डीएनए का स्ट्रैंड कट जाएगा। तो कटने के बाद देखो ये एक डीएनए था, आ रहा था यही वाला 5 प्राइम, कौन सा वाला 5 प्राइम। तो इसके जब यहां पे बिलफर्ज कट लगेगा, यहां पे क्या लगेगा, कट लगेगा, तो ये जो एक जी है वो इधर ही रह गया, और अगला जी जो है वो उससे कट गया। तो अगला जी इसको मैं यहां पे बना लेता हूं कि ये जी है, उसके बाद ए है, फिर टी है, फिर सी है, फिर सी है, और आगे मजीद पुराने वाला डीएनए है जो 3 प्राइम एंड पे खत्म हो रहा है। इसी तरीके से अगर इस वाले स्ट्रैंड को मैं देखता हूं तो ये भी हमारे पास क्या था, 3 प्राइम था, क्या था 3 प्राइम डीएनए आ रहा था, और उसके साथ कट अब यहां पे लगा हुआ है, तो ये सारा इसके साथ जुड़ा होगा ऐसे, सी सी टी ए और जी। उसके बाद क्या लगा था, कट लगा था, तो यहां से ये जो डीएनए है वो टूट गया, और यहां पे फिर से ये आखिरी जी और आगे बाकी जो डीएनए था वो 5 प्राइम पे जा रहा था। अब ये यहां पे गौर से एक बात देखो, ये 5 प्राइम है तो इसका ये वाला एंड, अब ये डीएनए का सेगमेंट अलग है, गौर से देखो, ये जो डीएनए का सेगमेंट है इसको मैं कर देता हूं, ये डीएनए का सेगमेंट हमें अलग मिल रहा है, ये क्या है, अलग है, कट लग गया यहां पे। एक डीएनए का सेगमेंट ये है, एक डीएनए का सेगमेंट ये है,
डीएनए ने काट दिया, इस जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है उसने इस डीएनए को काटा है, लेकिन इसको थोड़ा सा और से देखना। अगर इसको हम इस एंड को देखते हैं तो ये 5 प्राइम था, मतलब यहाँ पे फास्फेट ग्रुप है, और जाते जाते उसका दूसरा एंड कौन सा होगा, 3 प्राइम होगा। क्या होगा, 3 प्राइम होगा। ये वाला एंड क्या होगा उसका, 3 प्राइम। इसका अगर इस स्ट्रैंड को देखते हैं तो ये अगर 3 प्राइम एंड है तो ये जा रहा है, इसका दूसरा जो एंड होगा वो क्या होगा, 5 प्राइम एंड होगा। क्या होगा, 5 प्राइम एंड होगा। अगर इसी तरीके इसको देखते हैं, इस वाले स्ट्रैंड को देखो तो ये वाली साइड जो है, ये साइड 3 हमारे पास एंड थी, तो ये इसका दूसरा कौन सा होगा, 5 प्राइम होगा। इसी तरह ये 5 प्राइम थी तो इसका दूसरा कौन सा होगा, 3 प्राइम। ये एंड मैं बता रहा हूं। अब यहां पे से देखो, ये डीएनए जो है इसकी भी एक सिंगल स्ट्रैंड ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स की दुम निकली हुई है। क्या है, कटने के बाद अगर इस डीएनए के स्ट्रैंड को देखते हैं तो इसकी भी एक सिंगल स्ट्रैंडेड, किसी और के साथ बॉन्डेड नहीं है, सिंगल स्ट्रैंडेड क्या निकली हुई है, दुम निकली हुई है। और अगर इस सेगमेंट के देखते हैं तो इसका भी एक सिंगल स्ट्रैंड हमारे पास क्या निकली हुई है, एक दुम निकली हुई है। और अगर गौर से देखते हैं तो वो जो एंड है वो हमारे पास 5 प्राइम वाला है। ये दुम जो है वो भी 5 प्राइम है, ये वाली दुम जो है ये भी 5 प्राइम है, 3 प्राइम पे नहीं है दुम। 5 प्राइम जो हमारे पास दुम है वो इसकी वजह से बन रही है। तो इस तरीके से जो कट लगता है BAMH1 या कोई रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, अगर वो इस तरीके से कट लगाए कि हमारे पास दोनों जो डीएनए है उनसे सिंगल स्ट्रैंडेड एक दुम बाहर निकल आए, तो इस तरह के कट को बोलते हैं स्टैगर्ड कट। इस तरह के कट को क्या बोलते हैं, स्टैगर्ड कट। और ये जो एंड्स होते हैं इसको बोलते हैं स्टिकी एंड्स। इसको क्या बोलते हैं, स्टिकी एंड्स। ये जो छोटी छोटी दुम्में होती हैं, 3 4 5 न्यूक्लियोटाइड्स वाली, 6 न्यूक्लियोटाइड्स वाली, 8 भी हो सकते हैं, तो ये जो दुम्में हैं इनको बोलते हैं स्टिकी एंड्स। और ये हमारे पास जो कट होता है उसको बोलते हैं स्टैगर्ड कट। और ये स्टैगर्ड कट कौन से वाला, ये जो स्टिकी एंड्स हैं वो कौन से वाली बनी, 5 प्राइम वाली बनी है। कौन से वाली बनी है, 5 प्राइम वाली, क्योंकि अगर इस दुम को देखें तो इसका ये भी 5 प्राइम पे है, इस दुम को देखें तो वो भी 5 प्राइम पे है। तो होप सो कि ये बात समझ आ गई कि स्टैगर्ड कट क्या होता है और स्टिकी एंड्स क्या होती है। क्या है, स्टैगर्ड कट क्या होता है और स्टिकी एंड्स क्या होती है। अब जो हमारे पास रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो या तो स्टैगर्ड कट लगाते हैं, मतलब जो दुम्मे प्रोड्यूस करेगा, स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस करेगा, या फिर वो ऐसी जगह पे कट लगाएगा कि उससे डीएनए के अंदर कोई स्टैगर्ड कट नहीं बनेगा, उसके अंदर कोई स्टिकी एंड्स नहीं बनेगी। उस कट को हम बोलते हैं ब्लंट कट। उसको क्या बोलते हैं, ब्लंट कट। ये तो स्टिकी एंड्स की हमें समझ आ गई कि एक डीएनए था हमारे पास, ये वाला क्या था, ये वाला, जब उसको काटा तो एक डीएनए हमारे पास ऐसे बन गया, मतलब एक डीएनए ऐसे बन गया और एक डीएनए जो है वो हमारे पास ऐसे बन गया। इस डीएनए की भी ये दुम निकल आई जिसको स्टिकी एंड बोलते हैं, और इस डीएनए की भी ये दुम निकल आई जिसको स्टिकी एंड बोलते हैं। तो इस तरह के जो कट है उसको बोलते हैं स्टैगर्ड कट। उसको क्या बोलते हैं, स्टैगर्ड कट। क्या हो सकता है, अगर इस डीएनए, ये वाला डीएनए, इसको हम यहीं से काट दें तो क्या है कि ये सेगमेंट अलग हो जाएगा, ये सेगमेंट अलग हो जाएगा, इसकी भी कोई दुम नहीं होगी, ये सेगमेंट अलग हो जाएगा डीएनए का, इसकी भी कोई स्टिकी एंड नहीं होगी। तो इस तरीके के कट को बोलते हैं ब्लंट कट। क्या बोलते हैं, ब्लंट कट। अब इसकी भी एग्जांपल जो है वो हम कंसीडर कर लेते हैं कि ब्लंट कट की एग्जांपल क्या है हमारे पास। तो सिंपल उसी डीएनए को हमने दोबारा से कंसीडर करना है, लेकिन अब यहां पे जो सीक्वेंस है वो हमारे पास है जी। क्या सीक्वेंस है, जी और सी। इसका अगेंस्ट यहां पे सी जी। तो पहले तो ये देखो पैलिंड्रोमिक है कि नहीं। अगर हम यहां से करें तो जी सी। अगर इसका रिवर्स ऑर्डर हम यहां से देखते हैं तो भी जी सी, मतलब एक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है। अब इस पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, ये हमारे पास एक सीक्वेंस है एक डीएनए के अंदर, और इसके ऊपर मैं डाल देता हूं एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम SMA1, ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डाल देता हूं। तो इस रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की खासियत क्या है कि ये इसके जो रिस्ट्रिक्शन साइट है, जो साइट ऑफ रिस्ट्रिक्शन है, वो हमारे पास ये वाला सीक्वेंस है जी सी। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कौन सा, जी सी। ये वाला रिस्ट्रिक्शन साइट है SMA1 के लिए, और ये कट लगाता है हमेशा जी और सी के दरमियान।
किसके दरमियान? जी और सी के दरमियान। तो अगर इसको देखते हैं तो ये एक जी और सी ये है, एक जी और सी ये है। तो ये SmaI जो है वो आके इस जी और सी का फास्फोडाइस्टर लिंकेज जो है वो ब्रेक कर देगा, तो ये डीएनए यहां से कट जाएगा। अगर इसको हम देखते हैं तो ये 5 प्राइम है, डीएनए जा रहा था और उसके आगे क्या हुआ, यहां पे कट लगेगा तो इस साइड पे क्या रह गए, जी जी जी, सही है। फिर कट लगा, उसके दूसरे किनारे पे क्या रह गए, सी सी सी, और आगे एक डीएनए जा रहा है जो कि 3 प्राइम है। अगर उसका दूसरा स्ट्रैंड हम देखें तो भी एक डीएनए जो है वो जा रहा था, इस साइड पे क्या है, सी सी सी, फिर उसके बाद क्या लगा, कट लगा। कट लगने के बाद यहां पे दोबारा यहां से क्या रह गया, जी जी जी, और आगे डीएनए जो है वो कंटिन्यू है और ये 5 प्राइम पे हो गया। तो अगर कट लगने के बाद देखो, चाहे इस स्ट्रैंड में कोई दुम, कोई स्टिकी एंड प्रोड्यूस हुई, कोई एक भी न्यूक्लियोटाइड जो है वो एक्स्ट्रा बाहर आया जो कि दूसरे हमारे पास ऑपोजिट स्ट्रैंड के साथ अटैच ना हो, दूसरे ऑपोजिट स्ट्रैंड के साथ कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग में शामिल ना हो, बल्कि सिंगल स्ट्रैंड बाहर निकल रहा हो, तो ना इससे निकल रहा है ना इससे निकल रहा है। तो ऐसे कट्स जिसमें डीएनए के सेगमेंट्स में कोई भी स्टिकी एंड ना बने, उसको बोलते हैं ब्लंट कट। उसको क्या बोलते हैं, ब्लंट कट। तो ये कभी कभी आ जाता है डिफरेंशिएट बिटवीन स्टैगर्ड कट एंड ब्लंट कट, तो वो हमारे पास होप सो समझ आ गई। स्टैगर्ड कट लगा रहा था BAMH1, जो ब्लंट कट है उसकी एग्जांपल याद रख लो, वो कौन सा लगा रहा है, SmaI लगा रहा है। जी 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 सी सी सी, उसका हमारे पास क्या है, पैलिंड्रोमिक रिस्ट्रिक्शन साइट है। इस तरीके से एक और चीज जो कि इंपॉर्टेंट है और वो बतानी भी लाजमी है, वो ये है स्टैगर्ड कट के दौरान ही, किसके दौरान, स्टैगर्ड कट ही हम लगवाएंगे, लेकिन यहां पे कुछ चीजें जो हैं वो थोड़ी सी चेंज करते हैं। एक सीक्वेंस है वो मैं लिख देता हूं, जी जी टी, क्या हमारे पास, टी ए सी सी, उसका ऑपोजिट क्या होगा, सी सी ए टी जी जी, ऐसा ही है। अब ये एक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है जिस पे हमारे पास एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है जिसका नाम है KPN1। कौन सा वाला, KPN1। ये KPN1 जो है वो हमारे पास जो रिस्ट्रिक्शन साइट ढूंढ रहा होता है, वो ढूंढ रहा होता है GGTACC या CCATGG। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है और इसकी खासियत ये है कि ये हमेशा C और C के दरमियान कट लगाएगा। तो अब C और C कहां पर है, यहां पर है, तो एक कट ये यहां पे लगाएगा, एक C और C यहां पर है, तो एक कट यहां पे इसने लगा दिया, एक कट वहां पे लगा दिया, एक यहां पे लगा दिया। तो अब इससे जो हमारे पास, यहीं पे गौर से देखो, यहां से जो हमारे पास कट बनेगा वो हमारे पास देखो किस तरह का सेगमेंट बनेगा डीएनए का। ये 5 प्राइम था, डीएनए जा रहा था, आगे हमारे पास पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस आया, जी जी टी ए और एक सी और दूसरे सी के दरमियान कट लग गया, तो दूसरा सी यहां पे आया और आगे डीएनए जो है वो कंटिन्यू हुआ 3 प्राइम एंड पे। फिर दूसरा इसका अगर एंड हम देखते हैं, दूसरा स्ट्रैंड देखते हैं, तो उस पे ये था, उसके बाद इसके साथ सी था आगे, लेकिन आगे कट लग गया तो यहां पे कट आ गया, तो अगला सी हमारे पास, यहां से हम शुरू कर लेते हैं, ये सी, फिर ए, फिर टी, फिर जी, फिर जी, और आगे ये डीएनए कंटिन्यू हो रहा है 5 प्राइम पे। एक कट हमारे पास कौन सा बना, एक कट हमारे पास एक जो डीएनए का सेगमेंट है उसके अंदर भी स्टिकी एंड प्रोड्यूस हो गया, वो ये वाला बन गया, और एक सेगमेंट हमारे पास ये वाला बन गया, एक डीएनए का सेगमेंट ये बन गया, उसके अंदर भी वो दुम मौजूद है, वो सिंगल स्ट्रैंड ऑफ न्यूक्लियोटाइड मौजूद है, स्टिकी एंड मौजूद है, इसके अंदर भी स्टिकी एंड मौजूद है। तो कट ये कौन से वाला हुआ, स्टैगर्ड कट ही हुआ। लेकिन गौर करो, ये 5 प्राइम था तो इसका दूसरा कोना क्या होगा, 3 प्राइम, और ये 3 प्राइम है तो उसका दूसरा कोना 5 प्राइम है, मतलब स्टिकी एंड 3 प्राइम वाला बन रहा है। इसका अगर स्टैंड को हम देखते हैं तो ये 3 प्राइम है, इसका दूसरा कोना 5 प्राइम है जो किसके साथ जुड़ा होगा, लेकिन अगर ये 5 प्राइम है तो इसका दूसरा कोना क्या होगा, 3 प्राइम। तो जो स्टिकी एंड है वो कौन से बन रहे हैं, 3 प्राइम स्टिकी एंड बन रहे हैं। ये चीज है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 3 प्राइम एंड 5 प्राइम स्टिकी एंड्स। तो ये जो हमारे पास स्टिकी एंड बन रहा है उसके जो लटकती हुई दुम है वो 3 प्राइम है। इट्स मीन कि इसके कोने पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा। जो 5 प्राइम है उसका मतलब क्या है कि उसके कोने पे फास्फेट का ग्रुप होगा। तो ये जो स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस होते हैं इसको 3 प्राइम स्टैगर्ड कट बोलते हैं या 3 प्राइम
स्टिकी एंड्स बोलते हैं, जबकि जो जैसे BAM-H1 था वो 5 प्राइम था। इसका मतलब क्या था कि वो 5 प्राइम वाला स्टिकी एंड प्रोड्यूस कर रहे थे। ये इतनी सारी मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बुक में एक छोटा सा टेबल है जिसके अंदर छोटी सी 3 लाइनें हैं, और उसको समझने के लिए सारी चीजें बता रहा हूं कि उसमें 3 प्राइम, 5 प्राइम और स्टैगर्ड कट, ब्लंट कट, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस और ये सारी चीजें क्या होती हैं। इसके अलावा रिस्ट्रिक्शन हमारे पास एंजाइम EcoR1 है, वो मैंने वैसे ही साथ लिखा हुआ है, वो क्या है GAATTC, गुआनिन और एडेनिन के दरमियान कट लगाएगा तो ये भी 5 प्राइम स्टैगर्ड कट ही देगा। ये चीजें याद रखो, EcoR1 स्टैगर्ड कट देता है, BAM-H1 स्टैगर्ड कट देता है, KPN स्टैगर्ड कट देता है लेकिन 3 प्राइम स्टिकी एंड्स के साथ, जबकि SMA1 जो है वो हमारे पास GGG-CCC ब्लंट कट देता है। वो क्या देता है? ब्लंट कट देता है। ये BAM-H1 है। हिंट 3 हमारे पास बहुत सारे मतलब रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं, तो वो हमारे पास है। ये चीजें हैं कि ये जो मॉलिक्यूलर सीजर हैं वो काटते कैसे हैं, ये जो कैंचियां हैं वो डीएनए को काटती कैसी है, किस तरीके का कट प्रोड्यूस करते हैं। हम ये भी डिस्कस करेंगे कि स्टिकी एंड्स क्यों प्रोड्यूस होते हैं और ये ज्यादा जीन क्लोनिंग में क्यों यूज होती हैं, अलग लेक्चर में। इसी तरीके से क्वेश्चन ये भी उठता है कि यार ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम अगर डीएनए को कट कर सकता है तो बैक्टीरिया का तो अपना भी डीएनए होता है, तो वो अपने ही बैक्टीरिया जो अपना ही डीएनए है उसको कट क्यों नहीं लगाता। तो क्वेश्चन आते हैं जहन में, उसका हम आंसर करेंगे अलग से जब हम डीएनए टेक्नोलॉजी जो है, जो रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है उसको तसल्ली से देख लें। इंपॉर्टेंट चीजें हमारे पास इस पूरी टेक्नोलॉजी के दौरान मॉलिक्यूलर सीजर्स थे। क्या आता है हमारे पास? मॉलिक्यूलर सीजर, चाहे वो रिस्ट्रिक्शन या जिसका दूसरा नाम था रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस। उसके एग्जांपल्स स्टैगर्ड कट क्या होता है, ब्लंट कट क्या होता है, 5 प्राइम स्टिकी एंड्स क्या होते हैं, 3 प्राइम स्टिकी एंड्स क्या होते हैं, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होती है, कब डिस्कवर हुआ था, कहां पे ये नेचुरली पाया जाता है, उसको कैसे हम अपने फायदे के लिए यूज कर रहे हैं, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट थी इनसाइड द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। अभी हम चलते हैं, ये हमारे पास क्या था, एक टूल, दूसरा टूल, पहले जीन ऑफ इंटरेस्ट, उसके बाद कैंची। काटने के लिए हमें चाहिए थी कैंची, काटने के लिए क्या चाहिए थी? कैंची। अब तीसरी बात, काटा भी तो उसको दूसरे ऑर्गेनिज्म में भेजना है कि नहीं भेजना। एक ऑर्गेनिज्म से डीएनए काटा तो ये तो नहीं कि उसको हाथ में उठा के दूसरा ऑर्गेनिज्म में घुसेड़ दो, उसको वहां से किसी चीज में डालकर किसी दूसरे हमारे पास ऑर्गेनिज्म में भेजने के लिए गाड़ी की जरूरत पड़ती है। क्या पड़ती है? गाड़ी की जरूरत पड़ती है। तो यहां पर जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको अगर काट भी लिया तो काटने के बाद उसको उठाना होता है और उसको गाड़ी में बिठाना होता है, तब वो दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ के पास ट्रांसफर होगा। तो तीसरी जो चीज, तीसरा टूल हमें चाहिए वो हमें चाहिए मॉलिक्यूलर व्हीकल, मॉलिक्यूलर गाड़ी हमें चाहिए, या इसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर वेक्टर। मॉलिक्यूलर वेक्टर, हमें एक गाड़ी चाहिए होगी, एक वेक्टर चाहिए होगा जिसमें हम उस जीन ऑफ इंटरेस्ट को बिठाएं और उसको किसी और ऑर्गेनिज्म में इंट्रोड्यूस करें, उसको किसी और ऑर्गेनिज्म में क्या करें? इंट्रोड्यूस करें। तो इस तरीके से हमारे पास मॉलिक्यूलर वेक्टर्स का कॉन्सेप्ट आ जाता है जहन में। क्या आ जाता है? मॉलिक्यूलर कॉन्सेप्ट। बिलफर्स क्या है? मैं बिलफर्स कहता हूं, ये एक इंसान था। क्या था? ये एक इंसान था। इस इंसान से हमने वो जीन उठाया, जीन ऑफ इंटरेस्ट उठाया। ये जीन से बहुत सारे, उसमें से एक जीन था हमारे पास जीन ऑफ इंटरेस्ट रेड वाला, वो हमने क्या किया? कट किया। इस पे हमने एक एंजाइम है, मैं कहता हूं EcoR1 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, वो डाल दिया इसके ऊपर। अब ये जो हमारे पास जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो अलग तो हो चुका है, वो क्या है? अलग हो गया है। अब इसको मैं इस बैक्टीरिया में डालना चाहूंगा। बैक्टीरिया यहां पे पड़ा हुआ है, हमारे पास एक बैक्टीरिया जो है वो यहां पे पड़ा हुआ है, तो मैं इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को इस बैक्टीरिया में डालना चाहूंगा। तो उसके लिए अब जरा सोचो कौन सा कॉन्सेप्ट है कि जिसमें ये डीएनए कंबाइन भी हो जाए और वो चीज बैक्टीरिया में इंटर भी हो सके। तो वो कॉन्सेप्ट आता है हमारे पास प्लाज्मिड्स वाला। कौन से वाला? ये जो बैक्टीरिया होते हैं, हमने कहा कि इसके अंदर स्मॉल सर्कुलर डीएनए मौजूद होते हैं, कुछ ट्रांसफर होते हैं, कुछ ट्रांसफर नहीं होते, कुछ ट्रांसफरेबल प्लाज्मिड्स होते हैं, कुछ ट्रांसफरेबल प्लाज्मिड्स नहीं होते।
और इन प्लाज्मिड की खासियत थी कि ये इंडिपेंडेंट डीएनए रेप्लिकेशन कर सकते हैं। ये भी बेसिकली डीएनए है, लेकिन बैक्टीरिया के अंदर एक एक्स्ट्रा स्मॉल सर्कुलर डीएनए होता है जिसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के जीन्स हो सकते हैं। उसके अंदर खास तौर पर जो एंटीबायोटिक्स होते हैं उसके खिलाफ रेजिस्टेंट वाले जीन प्रेजेंट होते हैं। तो ये प्लाज्मिड है, हमने क्या कहा, ये प्लाज्मिड एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर हो सकते हैं। चैप्टर 6 जो है वो फर्स्ट ईयर से थोड़ा सा रिकॉल करो, ये एक दूसरा बैक्टीरिया है, तो अगर ये करीब आते हैं तो इनके अंदर पिलाए आपस में मिल जाते हैं और विद द हेल्प ऑफ कॉन्जुगेशन जो बड़े प्लाज्मिड हैं वो इस बैक्टीरिया के अंदर आ सकते हैं। और जब इस बैक्टीरिया के अंदर आएंगे इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन और कंजुगेशन, क्योंकि पिलाई के जरिए है, वो उस डिटेल में हम नहीं जा रहे। और ये इस प्लाज्मिड वाली कैरेक्टरिस्टिक्स अब इस बैक्टीरिया के अंदर भी आ जाएंगी। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है कि एक जगह से डीएनए उठ के दूसरी जगह में एंटर हो रहा है, एक जगह से डीएनए उठ के दूसरी जगह में एंटर हो रहा है। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम अब अपनी फायदे के लिए यूज करेंगे। वो कैसे कि हम एक प्लाज्मिड उठाते हैं, बिलफर्ज एक प्लाज्मिड है, क्या हमारे पास ये एक प्लाज्मिड है। अब प्लाज्मिड भी बेसिकली क्या है, डीएनए का ही बना हुआ है। किसका बना हुआ है, डीएनए का ही बना हुआ है। तो क्या है कि मैं इस इको R1 से उस डीएनए पे कट तो लगा लिया, तो मैं क्या करता हूं, ये प्लाज्मिड एक्सट्रैक्ट कर लेता हूं बैक्टीरिया से। अब इसके अंदर भी सीक्वेंसेस है, मैं इसमें भी वही सेम एंजाइम डालूंगा। याद रखना, जिस एंजाइम से मैंने वहां पे जीन ऑफ इंटरेस्ट उठाने के लिए कट लगाया, उसी एंजाइम को मैं इस प्लाज्मिड के ऊपर भी फेंकूंगा। क्यों? क्योंकि सेम हमारे पास वो जो कब्जे हैं वो प्रोड्यूस हो जाए, सेम स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस हो जाए जिनको दोबारा जोड़ना आसान हो। तो क्या है, मैं इस इको R1 को इस प्लाज्मिड के ऊपर डाल देता हूं, तो क्या होगा कि यहां पर बिलफर्ज वो सीक्वेंस था, कौन से वाला, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, तो वो इको R1 यहां पर भी उसी टाइप के कट बना देगा। यहां पर इसको मैं डबल बना लेता हूं ऐसे, ताकि कट बनाना इजी हूं, क्या हूं, इजी हूं। ये एक कट ऐसे बना देगा, एक स्टिकी एंड, दूसरा स्टिकी एंड ऐसे बना देगा। स्टिकी एंड प्रोड्यूस हो गए, सेम जैसे यहां पे स्टिकी एंड प्रोड्यूस हुए थे वही स्टिकी एंड यहां पर भी प्रोड्यूस हो जाएंगे। तो अब क्या है कि ये जो हमारे पास जीन ऑफ इंटरेस्ट है, ये प्लाज्मिड और इन दोनों को मैं मिला के यहां पे ये जो प्लाज्मिड था उसके अंदर मैंने जीन ऑफ इंटरेस्ट अपना क्या कर दिया, ऐड कर दिया। इको R1 से क्या हुआ हमारे पास, यहां पर और यहां पर सेम स्टिकी एंड सेम कब्जे प्रोड्यूस हुए। फिर क्या है कि ये प्लाज्मिड के अंदर मैंने जीन ऑफ इंटरेस्ट अपना डाल दिया। ये जो रेड वाला है ये हमारे पास क्या है, जीन ऑफ इंटरेस्ट, जीन ऑफ इंटरेस्ट। तो अब ये जो प्लाज्मिड के साथ मैंने जीन ऑफ इंटरेस्ट ऐड कर दिया, तो ये एक न्यू फॉर्म ऑफ डीएनए बन गया जिसको हम बोलते हैं रिकम्बिनेंट डीएनए। इसको क्या बोलेंगे, रिकम्बिनेंट डीएनए। अब ये जो प्लाज्मिड इसको हम बोलेंगे वेक्टर। इस वेक्टर के डीएनए के साथ हमने अपना जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो वाला डीएनए डाल दिया। सो वेक्टर का डीएनए प्लस हमारे पास जीन ऑफ इंटरेस्ट का डीएनए, जीन ऑफ इंटरेस्ट, जब ये दोनों मिलते हैं तो इनसे रिकम्बिनेंट डीएनए बनता है। क्या बनता है, रिकम्बिनेंट डीएनए। तो ये तो एक गाड़ी है, अब इस गाड़ी की कुछ प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, कुछ खुसूसियात होनी चाहिए। वो खुसूसियात काफी सारी हैं, लेकिन यहां पे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो ये है कि इस वेक्टर के अंदर, इस प्लाज्मिड हो या कोई भी वेक्टर ले रहे हो, उसमें अपना ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन हो, उसमें ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन हो। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन का मतलब क्या है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन का मतलब ये है कि उस प्लाज्मिड के अंदर ये खूबी हो कि वो खुद को रेप्लिकेट कर सके। उसको रेप्लिकेशन के लिए बैक्टीरियल डीएनए की इजाजत की जरूरत ना हो, जब चाहे हमारे पास वो जो प्लाज्मिड है वो खुद को रेप्लिकेट कर सके। दैट इज ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। उसके पास ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन या साइट ऑफ रेप्लिकेशन होनी चाहिए। तो क्या है, ये हमारे पास क्या था, प्लाज्मिड था। तो उस प्लाज्मिड में एक चीज मस्ट है और वो क्या है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। बिल्कुल ये जगह जो है वो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन हो गई कि उसमें हमारे पास ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जरूरी है।
ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। दूसरी बात जो है उसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होनी चाहिए। दूसरी बात क्या है उसमें, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट वाले जीन होने चाहिए, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स होने चाहिए। अब इनका क्या फायदा है वो अगले मैकेनिज्म में हम देखेंगे। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स होने चाहिए, उसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है, रेजिस्टेंट जीन्स होने चाहिए, चाहे वो टेट्रासाइक्लिन के खिलाफ हो या हमारे पास एम्पिसिलिन के खिलाफ हो या हमारे पास पेनिसिलिन के खिलाफ हो, जिसके भी खिलाफ हो। दो प्रॉपर्टी, एक हमारे पास ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन उसमें होने चाहिए, वो खुद इंडिपेंडेंटली खुद को रेप्लिकेट कर सके, जब चाहे वो प्लाज्मिड खुद को रेप्लिकेट कर सके। दूसरा उसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट होनी चाहिए। तीसरा उसमें हमारे पास क्या होनी चाहिए, जो चीज हम मिस कर रहे हैं वो है हमारे पास रिस्ट्रिक्शन साइट्स होनी चाहिए फॉर डिफरेंट एंडोन्यूक्लियसेस, रिस्ट्रिक्शन साइट्स होनी चाहिए। तीन चीजें इंपॉर्टेंट हो गई, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, खुद को वो क्या कर सके, डिवाइड कर सके, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होनी चाहिए। तीसरी बात रिस्ट्रिक्शन साइट, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है कि भाई बिलफर्ज यहां पे इको R1 से तुम लोगों ने ट्रीट करवाया जीन ऑफ इंटरेस्ट ऑब्टेन करने के लिए, लेकिन जो प्लाज्मिड तुम यूज कर रहे हो उसमें इको R1 के लिए रिस्ट्रिक्शन साइट है ही नहीं, तो उसका फायदा भी नहीं है। अगर इको R1 वहां पे यूज करना है तो यहां पे इको R1 के लिए रिस्ट्रिक्शन साइट का होना जरूरी है, ताकि इको R1 यहां भी कट लगाए वहां भी कट लगाए, जो एंड यहां पे प्रोड्यूस होते हैं वही एंड वहां पे प्रोड्यूस हो जाए। अगर बैम H1 करवा रहे तो बैम H1 वहां पर भी वही प्रोड्यूस करे और यहां पर भी बैम H1 के लिए रिस्ट्रिक्शन साइट का होना लाजमी हो जाता है। केपीएन यूज कर रहे हो, SMA1 यूज कर रहे हो, HIND3 यूज कर रहे हो, जो भी यूज कर रहे हो, लेकिन उसके रिस्ट्रिक्शन साइट आपके प्लाज्मिड में, आपके मॉलिक्यूलर वेक्टर में होना मस्ट है, मॉलिक्यूलर वेक्टर में होना मस्ट है। जब ये तीन कंडीशन फॉलो हो जाए उसके बाद इस प्लाज्मिड के अंदर हम क्या करेंगे, अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डालेंगे। जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल तो दिया, दोनों मिक्स कर लिए, लेकिन तोड़ने के लिए हमने एंजाइम यूज किया था, तोड़ने के लिए एंजाइम यूज किया था कि डीएनए को तोड़ने के लिए रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज होते हैं, तो क्या जुड़ेंगे वो खुद ही, उनको जोड़ने के लिए भी तो कोई एंजाइम जरूरी है उनको। जैसे हमारे पास ये कौन सा यूज कर रहा हूं, जैसे हमारे पास ये था प्लाज्मिड जिसमें मतलब प्रॉपर सारी चीजें थी, और ये हमने कट लगाया, उसके अंदर ये जीन ऑफ इंटरेस्ट भी आ गया, लेकिन ये आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ नहीं सकते। इस कॉन्सेप्ट पे जाने से पहले अगर हम मॉलिक्यूलर वेक्टर्स में सिर्फ प्लाज्मिड यूज नहीं होता, याद रखना प्लाज्मिड्स भी होते हैं, ये में सिर्फ एग्जांपल्स हैं जो रह गए हैं। मॉलिक्यूलर वेक्टर्स में प्लाज्मिड्स भी आ सकते हैं, क्या आ सकते हैं, प्लाज्मिड्स आ सकते हैं। इसी तरह लैम्डा फेज डीएनए, एक वायरस होता है फेज वायरस, जिसको बैक्टीरियोफेज बोलते हैं, तो लैम्डा फेज डीएनए वो भी वेक्टर के तौर पर यूज हो सकता है। इसी तरह एक और हमारे पास वेक्टर होता है जिसको कॉस्मिड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कॉस्मिड। कॉस्मिड बेसिकली वायरस और बैक्टीरिया को मिलाया जाता है, उनके प्लाज्मिड को मिला दिया जाता है और सिंपल एक और किस्म का वेक्टर तैयार किया जाता है। ये वेक्टर की हमारे पास जो प्रिपरेशन है ये एडवांस लेवल पे काफी इंपॉर्टेंट होती है। इसी तरह यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स होते हैं, ये भी हमारे पास एक वेक्टर के तौर पर यूज हो सकता है। तो मुख्तलिफ किस्म के वेक्टर्स हैं, M13 वेक्टर होता है, M17 वेक्टर होता है, PBR322 है हमारे पास, और हम कई सारे हमारे पास जो वेक्टर हैं वो अवेलेबल हैं आजकल, लेकिन उसकी कुछ एग्जांपल तुम लोगों को पता होने चाहिए कि इस तरीके से वेक्टर्स हो सकते हैं। हर एक की अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं, हर एक की अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं। तो अब बात वहां पे चल रही थी कि हमने रिस्ट्रिक्शन जो डीएनए है, जीन ऑफ इंटरेस्ट भी है, प्लाज्मिड भी है, लेकिन इनके लिए एक ऐसी चीज होनी चाहिए, एक ऐसा फेविकोल होना चाहिए जो इन दोनों को आपस में जोड़ सके। तो मॉलिक्यूलर लेवल पे जो चौथा टूल हमें चाहिए होगा वो चाहिए होगा मॉलिक्यूलर ग्लू। क्या चाहिए होगा हमारे पास, मॉलिक्यूलर ग्लू। मॉलिक्यूलर ग्लू का मतलब क्या है, जो इस डीएनए के स्ट्रैंड को और इस डीएनए के स्ट्रैंड्स को आपस में जोड़ सके। तो अब जरा सोचो कि ये चीजें हमने पहले भी कहीं पे कुछ एंजाइम्स पढ़े थे जो कि
डीएनए के सेगमेंट्स को जोड़ रहे थे। अगर जरा गौर से देखें तो जो डीएनए का रेप्लिकेशन था उसमें एक स्ट्रैंड ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स की बन रही थी। किसकी बन रही थी? ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स। और उन ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स को आपस में जोड़ने के लिए एक एंजाइम आता था, एक ग्लू आता था, जो इन ओकाजाकी डीएनए के जो फ्रैगमेंट्स हैं इनको आपस में जोड़ देते थे, या दूसरे लफ्जों में बताऊं तो वहां पे फास्फोडाइएस्टर लिंकेज बनाते थे, फास्फोडाइएस्टर लिंकेज प्रोड्यूस करते थे। तो उन एंजाइम्स को क्या बोलते थे? डीएनए लाइगेज। क्या बोलते थे? डीएनए लाइगेज। तो वही सेम डीएनए लाइगेज जो है वो यहां पे एज अ मॉलिक्यूलर ग्लू यूज होगा और इस डीएनए को और इस डीएनए को आपस में जोड़ देगा। तब जाके रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में रिकम्बिनेंट डीएनए बनेगा प्रॉपरली। मैकेनिज्म में इसको देखेंगे। तो चौथा टूल हमें क्या यूज हुआ? मॉलिक्यूलर ग्लू या डीएनए लाइगेज एंजाइम जो है वो हमारे पास मस्ट है कि हमारे पास जो डीएनए है उस वो रिकम्बाइन कर सके। वो क्या कर सके? रिकम्बाइन कर सके या फिर रिकम्बिनेंट डीएनए जो है वो बन सके। तो चौथे हमारे पास ये हो गया चौथा। पांचवा टूल क्या है कि हमारे पास बिल फर्ज हमने वेक्टर भी उठाया, हमने उसके साथ जीन ऑफ इंटरेस्ट भी डाल दिया, मॉलिक्यूलर ग्लू डाल के हमने जो रिकम्बिनेंट वेक्टर है वो बना लिया। लेकिन अब इस रिकम्बिनेंट वेक्टर को हमने बेसिकली इस जीन की कॉपियां बनवानी है। तो कॉपियां बनाने के लिए इस रिकम्बिनेंट वेक्टर को हमने किसी एक्सप्रेशन सिस्टम में डालना है, किसी होस्ट में डालना है। किस में डालना है? कोई होस्ट, कोई लिविंग बैक्टीरिया होगा, कोई लिविंग चीज होगी, उसमें हमने ये डीएनए जाके डाल देना है। डीएनए जाके डाल देना है। तो पांचवी चीज जो हमें जरूरत होगी वो होगी एक्सप्रेशन सिस्टम की, जहां पे ये प्लाज्मिड और ये जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो एक्सप्रेस हो। तो एक्सप्रेशन सिस्टम की या फिर होस्ट की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है? होस्ट की। क्यों? जब इस बैक्टीरिया के अंदर हमारा ये प्लाज्मिड आएगा और प्लाज्मिड के साथ हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट भी आएगा। क्या आएगा? जीन ऑफ इंटरेस्ट भी आएगा। तो जब इस बैक्टीरिया के अंदर जब जब ये प्लाज्मिड डिवाइड करेगा, क्या करेगा? जब जब ये प्लाज्मिड डिवाइड करेगा तो साथ साथ हमारा क्या डिवाइड होगा? जब ये प्लाज्मिड डिवाइड कर गया दो में तो उसी के साथ हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो भी डबल हो गया। फिर जब ये डिवाइड करेंगे तो 4 हो जाएंगे, 2 ये हो जाएंगे, 2 ये हो जाएंगे, तो 4। तो एक जीन हमने डाला था, अब 4 कापियां हैं। क्या है? 4 कापियां हैं। एक और, तो ये कापियां जो हैं वो बढ़ती चली जाएंगी और हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है उसके क्लोन बनते चले जाएंगे। क्या बनते चले जाएंगे? क्लोन। डिटेल्स हम अगले मैकेनिज्म में देखेंगे। लेकिन यहां पे क्या है कि हम इस क्लोन को बनाने के लिए, जीन ऑफ इंटरेस्ट को क्लोन करने के लिए हमें एक होस्ट की जरूरत पड़ेगी, एक एक्सप्रेशन सिस्टम की जरूरत पड़ेगी जिसमें हम अपना वेक्टर डाल सकें। तो वो हमारे पास होस्ट जो है उसमें 2 प्रॉपर्टीज काफी इंपॉर्टेंट हैं। और वो क्या है हमारे पास? एक तो उसका जनरेशन जो है वो शॉर्ट हो, शॉर्ट जनरेशन टाइम हो। क्या हो हमारे पास? शॉर्ट जनरेशन टाइम। मतलब ये डिवीजन जो है ये नहीं है कि सालों और 2 सालों बाद एक बार डिवाइड करे। जितना शॉर्ट उसका जनरेशन टाइम होगा उतना ही जल्दी हमारे पास जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो डिवाइड होता चला जाएगा। इसी तरीके से दूसरी जो हमारे पास ये है कि उसका जो जीनोम हो वो सिंपल हो। क्या हो? जीनोम जो उसके अपने जीन्स हैं, उस एक्सप्रेशन सिस्टम के लाजमी बात है कोई और ऑर्गेनिज्म यूज करे तो उसके अपना भी डीएनए होता है। तो वो अगर इतना कॉम्प्लेक्स हो कि तुम अपना प्लाज्मिड और अपना जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो ढूंढने लग जाओ तो फिर मसला बन जाएगा। तो 2 शर्तें उसमें होनी चाहिए। जनरेशन टाइम, वो खुद को जल्दी डिवाइड कर सकता हो, और उसका जीनोम अपना जो है उसके जो जीन्स हैं, जीन का सिस्टम है वो सिंपल होना चाहिए। और ये दोनों चीजें जो है वो हमें बैक्टीरिया के अंदर मिलती हैं। क्या मिलती हैं? बैक्टीरिया के अंदर मिलती हैं। इसलिए ज्यादातर एक्सप्रेशन सिस्टम के लिए हम बैक्टीरिया को यूज करते हैं। किसको यूज करते हैं? बैक्टीरिया को यूज करते हैं। उसके बाद हमें यह भी देखने को मिलता है कि भाई कौन सा होस्ट सेलेक्ट करना है वो डिपेंड करता है हमारे प्लाज्मिड पे। किस पे? प्लाज्मिड पे। अब हमारा प्लाज्मिड जो है वो मतलब बैक्टीरिया से ऑब्टेन किया गया। किससे ऑब्टेन किया गया? बैक्टीरिया। प्लाज्मिड, टोटल प्लाज्मिड है वो बैक्टीरिया से ऑब्टेन किया। तो अगर तुम उसको यीस्ट में डालोगे
तो वो अब सिलेक्ट करेगा नहीं, क्योंकि प्लाज्मिड को, हालांकि यीस्ट के अपने प्लाज्मिड्स होते हैं लेकिन उसके अपने हमारे पास क्या है, खुसूसियात हैं। इसी तरीके से उस प्लाज्मिड को उठा के तुम प्लांट में डालोगे, किस में डालोगे, प्लांट में, तो भाई प्लांट में प्लाज्मिड्स होते ही नहीं है, एनिमल्स में प्लाज्मिड्स होते ही नहीं है। तो अगर तुम्हारा जीन ऑफ इंटरेस्ट एक प्लाज्मिड के साथ है तो तुम होस्ट प्लांट को सिलेक्ट नहीं कर सकते, तुम होस्ट ह्यूमन को सिलेक्ट नहीं कर सकते। तुमने सिलेक्ट करना है तो रिलेटिव हमारे पास बैक्टीरिया को सिलेक्ट करना है या यीस्ट को सिलेक्ट करना है, ठीक हो गया। अगर तुम YAC यूज कर रहे हो, यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम यूज कर रहे हो, तो अब वो प्लाज्मिड नहीं है, वो एक और हमारे पास वेक्टर है, उसको तुम प्लांट में भी डाल सकते हो, उसको तुम एनिमल में भी डाल सकते हो। लेकिन बताने का मकसद क्या है कि तुमने कौन सा होस्ट सेलेक्ट करना है, वो डिपेंड करता है कि तुम्हारे पास वेक्टर कौन सा है, तुम्हारे पास वेक्टर कौन सा है। तो ये हमारे पास 5 टूल्स हैं, ये 5 हमारे पास कंपोनेंट्स हैं जो कि यूज होते हैं रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में। कौन कौन से, जीन ऑफ इंटरेस्ट, मॉलिक्यूलर सीजर या रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस, मॉलिक्यूलर व्हीकल या मॉलिक्यूलर वेक्टर्स, उसके बाद मॉलिक्यूलर ग्लू या डीएनए लाइगेज, एक्सप्रेशन सिस्टम आपका होना चाहिए। तो ये 5 टूल्स हैं जो रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में यूज होंगे। अब वो यूज कैसे होंगे, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी वर्क कैसे करती है, वो एक शॉर्ट सा लेक्चर होगा, लेकिन वो अगला लेक्चर होगा जिसको हम कहेंगे मैकेनिज्म ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो होप सो आज का लेक्चर काफी लंबा गया है, लेकिन काफी कंसेप्चुअल बातें इसमें होती हैं। जब हमें कंपोनेंट समझ आ जाते हैं तो फिर मैकेनिज्म समझना हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है और वो हमारे लिए आसान भी हो जाता है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह एक और लेक्चर में एक और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और मुझे दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज।